और नमस्कार साथियों, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने जो है मैं बिहार पैरामेडिकल के जो है इंटेंस एग्जाम 2024 की मैथमेटिक्स के जो है टोटल चैप्टर यानी कि फॉर्मूले और साथ में जो है इसके सॉल्यूशन जो है आज आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बार 2024 के पैरामेडिकल के जो है एग्जाम आप देना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को क्या करें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियो जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले जो है मेरी क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो आज मैं आपके जो है टोटल चैप्टर पहले बताऊंगा, उसके बाद कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, उसके साथ जो है सॉल्यूशन में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहले जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप लोगों को जो है सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो टोटल आप लोगों को मैं बता दूं कि टोटल चैप्टर जो है आपके सामने कितने हैं। ठीक है, तो टोटल चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है 12। कितने टोटल चैप्टर पढ़ना है? आपको 12 टोटल चैप्टर पढ़ना है। और मैथ जो है आप लोग के एग्जाम में जो है कितने मार्क्स का आता है, तो आप लोग याद रखिएगा 75 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग का क्या पढ़ना है? तो लघु गणक पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लघु गणन। और यह आपके एग्जाम में जो है 5 मार्क्स की इससे क्वेश्चन पूछा करता है। 5 नंबर का जो है लघु गणन से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में? तो याद रखिएगा 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इससे पूछेगा। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास और 12th आप कंटिन्यू जो है पढ़ते आ रहे हैं, और उसी से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर हमारा रहेगा बीज गणित। तो बीज गणित से जो है हमें पढ़ना है समूचे। समूचे यानी कि सेट्स जो हमें पढ़ना है, ये क्लास आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है, उसके बाद समांतर श्रेणी जो है हमें पढ़ना है, तो ये क्लास 10th में आपने इसे पढ़ा है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री तो पता हो गया। लघु गणक जो है आपको 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आसान चार तीन चैप्टर है आपके सामने, तो बहुत ही आसान है, ये आसानी से जो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो है हमें आगे नेक्स्ट देखना है। चौथा चैप्टर है हमारा सदिश बीजगणित, यानी सदिश और अदिश जो है हमें पूछना है, और यह आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन जो है पूछेगा। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 नंबर हमारा चैप्टर रहेगा वक्रों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ कर्व के बारे में जो है क्वेश्चन पूछता है। यह लगभग 5 मार्क्स के जो है इससे भी क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। उसके बाद 6 चैप्टर हमारा है अवयव और सारणिक, यानी कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, और सारणिक के तौर पे जो है हमें इसे सेट करना है। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसान रहेगा। ठीक है, उसके बाद सातवां हमारा चैप्टर रहेगा 7 चैप्टर, यानी कि द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण जो है आप लोगों के 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछेगा। और 5 मार्क्स में जो है यह द्विघात समीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑलरेडी 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्षेत्रमिति पढ़ना है, यानी कि मेंसुरेशन पढ़ना है। बहुत ही आसान है ये चैप्टर। उसके बाद हमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, यानी दिशा सूचक जो है हमें पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन बहुत ही सिंपल है यह क्वेश्चन सभी। उसके बाद हमें 10वें चैप्टर जो है हमें पढ़ना है क्या? शांकवन। और उसके बाद 11वां चैप्टर पढ़ना है कलन, और 12वां चैप्टर हमें पढ़ना है सांख्यिकी। यानी कि टोटल जो है 12 चैप्टर जो है हमें मात्र पढ़ना है। और 12 चैप्टर जो है कितने अंक का पूछेगा? तो 75 मार्क्स के पूछेगा। इसलिए जो है यह मैथ के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही हम लोग जो है एक एक करके जो है सभी चैप्टर पे जो है डिस्कस करेंगे, और फॉर्मूले बताएंगे, और कुछ उसके सॉल्यूशन बताएंगे, एज फॉर एग्जांपल बताएंगे। तो पूरे अंत तक जो है वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, पहला हम अपने मन से ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और यह एक चैप्टर अपने आप में एक विख्यात है। इस चैप्टर का बात किया जाए उतना ही कम है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे इसे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो है हम एक चीज को नोट आउट करेंगे, पॉइंट बना के रखेंगे कि इसमें जो है हम एक कोण की आवश्यकता पड़ती है, जिस कोण का नाम है हमारा समकोण। किसका नाम है हमारा? क्या पढ़ना है हमें? एक समकोण त्रिभुज के बारे में जो है इसमें हमें डिटेल्स में जानना है।
कि समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो ये आप सिंपल जो है, आप तो छोटे बच्चे नहीं कि छोटे बच्चे जैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि आप लोग होनहार बच्चे हो। तो वो याद रखेंगे, जिस कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है, जिस कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है, वह हमारा होता है क्या? समकोण। समकोण होता है, जिसका मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। आप पॉइंट दे के, जैसे मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं, ऐसे ही नोट्स बनाया जाता है ताकि आपके एग्जाम में काम आ सके। उसके बाद जो है हमें जो है ध्यान देना है, दूसरे बात इसमें ध्यान देना है, एक होता है हमारा न्यून कोण। क्योंकि आप लोगों से न्यून कोण पूछता है कि न्यून कोण जो है कितने डिग्री का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होता है, कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। उसके बाद इसमें एक और आता है हमारा क्या? अधिक कोण। क्या होता है? एक अधिक कोण होता है। तो अधिक कोण माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? अधिक कोण जो हम किसे कहेंगे? जो 90 डिग्री से क्या हो? जो 90 डिग्री से अधिक हो, जो 90 डिग्री से अधिक होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है आपको नोट करना है, और नोट करके ही चलिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो हम देखेंगे यहाँ त्रिकोणमिति में, सबसे पहले कि त्रिकोणमिति के जो है कितने अनुपात में इसे बांटा गया है। तो आप इसके अनुपात के बारे में सबसे पहलेंगे कि त्रिकोणमिति को कितने अनुपात में बांटा गया है। त्रिकोणमिति को कितने अनुपात में बांटा गया है? आप लोग के मन में बात आ रहा होगा, अनुपात में बांटा गया है। तो आप लोग जो है आपके मन में ये बात उठ गया होगा कि सर बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति के अनुपात कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सभी याद रखिएगा कि इसके जो है 6 भागों में इसे जो है बांटा गया है। कितने भागों में? तो इसे 6 भागों में बांटा गया है। और इसके 6 भाग होते कौन हैं? तो आप लोग को याद रखना है, एकदम छोटा सा याद रखना है, साइन, कॉस और टेन। आप लोग को बिल्कुल याद होगा कि साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद हमारा टेन होता है, और टेन के बाद डायरेक्ट याद रखिएगा कि टेन के बाद हमारा कॉसेक होता है, उसके बाद हमारा सेक होता है, उसके बाद हमारा लास्ट में कॉट होता है। तो अनुपात की बात की जाए तो त्रिकोणमिति के अनुपात जो है कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन से याद रखना है आपको? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, और हमारा कॉट होता है। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। यस नो में जो है आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे, क्योंकि आपके लिए जो है ये स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने। स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया है कि कहीं भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, इसलिए इसी पर्पज से जो है बनाया गया है। अब जो है हम लोग ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज के बारे में तो हमने पढ़ लिया, इस सभी के बारे में थोड़ा बहुत हमने जान लिया, लेकिन जो है सर आप थोड़ा सा मुझे ये भी क्लियर कर दे कि आखिर समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि एक समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री का होता है। ओके, चलिए भाई, एक समकोण त्रिभुज की जो है हमने यहाँ पे रचना कर दी। समकोण त्रिभुज आपके सामने यहाँ बन गया। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि एक कितने डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। लेकिन डिग्री जो है नहीं है, तो यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि यह डिग्री है, तो आपको एक चीज को याद रखना है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए जो है आपको एक चीज याद रखना है कि 90 अंश के सामने वाला, 90 अंश के सामने वाला हमारा क्या होता है? तो 90 अंश के जस्ट सामने वाला हमेशा हमारा क्या रहता है? कर्ण होता है। थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है? तो हमेशा लंब होता है। और ये ऑलरेडी हमारा दिखा दिया, आधार होता है। तो इसमें लंब, कर्ण और आधार की बात होती है। और लंब, कर्ण, आधार अगर आप अच्छे से जान लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार जो है इस त्रिभुज का जो है हम नामकरण अगर कर लेते हैं, तो मान लीजिए इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसका नाम अगर बी रख लेते हैं, इसका नाम अगर हम सी रख लेते हैं, तो हम क्या लिख सकेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी बराबर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आप लोगों से कि ए बी क्या है हमारा। ए बी हमारा क्या बनेगा? तो ए बी ऑलरेडी आप बता सकते हो कि सर आपने एल लिखा है, एल फोर हमारा जो होता है क्या होता है? लंब होता है। उसी प्रकार दूसरे अगर हम बात करें तो बी और सी की बात जहां हम करेंगे, तो आप सामने दिख रहा है कि सर आपने तो ए लिखा है, तो बी सी यानी हमारा क्या हो जाएगा? तो बी सी हमारा बन जाएगा क्या? आधार।
ठीक, उसी प्रकार तीसरे में हम बात करेंगे तो ए और सी की बात आ जाए तो ए सी सर हमारा क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हो कि सर यह कर्ण होगा। क्लियर, यहां कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ लंब, कर्ण और आधार मिल गया तो एक फॉर्मूला हमारा आता है जिस फॉर्मूला का नाम है पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय होता है। अब आप जानेंगे कि पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला सर अब बता दीजिए कि पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो अरे यार ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, या बिल्कुल ही पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला जो है सिंपल है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि कर्ण हमें निकालना हो, अगर कर्ण हमें निकालना हो तो कर्ण का करेंगे हम क्या, यहाँ पे स्क्वायर इक्वल हम रख लेंगे लंब का स्क्वायर, जोड़ में क्या होता है हमारा आधार का स्क्वायर। ये सिंपल है। अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान अगर भटकाएंगे, थोड़ा सा ध्यान को आगे की ओर लेके चलेंगे तो एक चीज जो है हमारे सामने निकल के आता है कि आपने सर कर्ण निकाल लिया तो कर्ण बराबर आपने लिख दिया है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लेकिन सर हमें लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस लंब का स्क्वायर बराबर हम कर देंगे यहाँ पे क्या कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जोड़ में हम रखेंगे यहाँ पे क्या, कर्ण आधार, हाँ कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस जो हम लिखेंगे आधार का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल हो गया। अब लंब निकल गया तो अब आधार हमें निकालना हो तो क्या करेंगे कि आधार का स्क्वायर बराबर यहाँ जो है हमारा कर्ण, तो कर्ण ही रखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस जो होगा हमारा लंब का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले जो है आप लोग को जो है थोड़ा सा याद रखने हैं क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। अब हम देखेंगे कि लंब, कर्ण और आधार साइन थीटा कॉस थीटा में कितना कितना होता है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे आप लोगों से, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। अब 6 अनुपात जो है कौन कौन से होते हैं तो आप लोगों को पता है ही हो गया होगा कि 6 अनुपात जो होते हैं सर वो होते हैं हमारे क्या कि एक होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा सर हमारा होता है, यहां मैं लिखता हूं क्योंकि तीनों अलग अलग लिखूंगा ताकि बेस्ट आपको समझ में आ सके, साइन थीटा, उसके बाद सर हमारा होता है कॉस थीटा और तीसरा हमारा होता है क्या टैन थीटा, लिख दिए। उसके बाद हमारा चौथा होता है, इस चौथा हमारा होता है यहाँ पे कौशिक थीटा, उसके बाद हमारा पांचवा होता है सैक थीटा और छठा हमारा होता है क्या यहाँ पे कॉट थीटा। अब देखेंगे कुछ यहाँ पे लॉजिक जो है हम यूज करेंगे, कुछ ट्रिक जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा, उस ट्रिक के अनुसार जो है आप इसे याद रखेंगे। एक चीज को जो है ट्रिक याद रखना है कि लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम, इस चीज को जो है आपको याद रखना है कि लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा आम। देखिए ल से होता है हमारा एल, एल ऐसे लिखते हैं ना, एल ए एल लाल हो गया, आम ए से हम लिखते हैं, एल से ल लिखते हैं, के से क्या लिखते हैं कच्चा क, फिर क से के होता है, ए से आ होता है, तो यह हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ साइन थीटा की जब बात हम करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो कैसे आप याद रखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ट्रिक को देखेंगे, ऐसे हमें करना है गुना, सभी में ऐसे हमें करना है, पहले गुना ऊपर से नीचे में करना है हमें गुना। देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ लिखा है कॉस थीटा, तो साइन कॉस में गुना अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम इस चीज फॉर्मूले को जो है अप्लाई कर देते हैं, इस फॉर्मूले को जो है अप्लाई करते हैं। कैसे देखेंगे, यहाँ पे साइन की जगह पे लिखेंगे हम लल्ला, यहाँ लिखेंगे हम आम, टैन में लिखेंगे लाया, ठीक है कोई दिक्कत, लाया, कौशिक में लिखेंगे कच्चा, सेक में लिखेंगे कच्चा और यहां लिखेंगे हम आम, ठीक है, लल्ला आम लाया कच्चा कच्चा। अब आप गुना करके देखिए, एल फोर क्या होता है तो लंब, आम कच्चा फोर क्या होता है, के फोर क्या होता है कच्चा
कच्चा क्या है हमारा, देखेंगे यहाँ के, यानी कि एल और के, यानी बट्टा में हम कर देंगे, यानी कि एल अपॉन के। तो एल का अर्थ मैंने आपको अभी बताया था कि एल मतलब होता है लंब, ठीक, और के फोर होता है आपका कर्ण। तो आप आसानी से बता सके लंब बटा कर्ण। बोलिए कोई दिक्कत हुई? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा कर्ण। क्लियर? उसी प्रकार आम क्या है हमारा ए, और कच्चा क्या है हमारा के, यानी कि ए फोर क्या होगा हमारा आधार, और बट्टा क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। बोले कोई दिक्कत? टैन कॉट लाया एल लंब आम ए, यानी लंब एल फोर क्या होगा हमारा लंब, और ए फोर क्या होगा आधार, यानी लंब बटा आधार। ओके क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत? तो अब अप्लाई हम सेकेंड में करके देखेंगे। तो जस्ट इसके जो है हमें क्या करना है, अपोजिट कर देना है, यानी कि ऊपर से नीचे किए हम, अब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। क्यों? नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाएंगे। अब देखेंगे कॉसेक थीटा, तो यानी ऑलरेडी हमारा कच्चा है तो के, और यहाँ पे लाल है एल, यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा हमारा आधार। तो यहां हम क्या लिख लेंगे, कर्ण बटा आधार। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे यहां ऑपोजिट करेंगे, तो यहां सेक सेक फोर क्या है, तो के से क्या होगा हमारा कच्चा, ए से हमारा हो जाएगा आम, यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक, अब देखेंगे यहाँ ए फोर आम हो जाएगा ए, और एल फोर क्या होगा लंब, अपोजिट किए तो क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। क्लियर? बोलिए कोई दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को, है कोई मन में डाउट्स? ऐसे एकदम ये सिंपल ट्रिक है आपके लिए, और ऐसे अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत जो है आपको होने वाली नहीं है। अब ज्यादा जो है आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा फॉर्मूला, क्योंकि इतना फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब एक छोटा सा और चीज याद रखना है, मान सारणी, क्योंकि आप लोगों को ये मान सारणी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइन जो है आपके पास 0 डिग्री में कितना होता है, तो 0 होता है। याद रखना है कि साइन 30 डिग्री में कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री में कितना होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री में कितना होता है, तो √3/2 होता है। साइन जो है 90 डिग्री में कितना होता है, तो आप एक को याद रखना है कि 1 होता है। साइन जो है 120 डिग्री में कितना होता है, तो √3/2 होता है। साइन 135 डिग्री में कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 150 डिग्री में कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 180 डिग्री में कितना होता है, तो 0 होता है। हम लोग जो है कितने डिग्री तक लास्ट पढ़े हुए हैं क्लास 10th में, तो मात्र जो है 90 डिग्री तक पढ़े हुए हैं। क्लास 10th में 90 डिग्री तक पढ़े हुए हैं। यह हमें जो है क्लास 12th में जो है थोड़ा बहुत देखे हैं, लेकिन इसकी जो जरूरत हमें 12th में नहीं पड़ी थी। लेकिन इतना चीज जो है हमें जानना जरूरी है कि 120 डिग्री का, 135 डिग्री का, 150 डिग्री का और 180 डिग्री का। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री में 1 होता है, 30 में कितना होता है, √3/2 होता है, 45 डिग्री में कितना होता है, तो 1/2 होता है, 60 डिग्री में कितना होता है, तो 1/2 होता है, 90 में कितना होता है, तो 0 होता है। और वही जब हम cos 120 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। cos 135 में कितना जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। 150 डिग्री में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और cos जो है 180 डिग्री में जाएंगे तो माइनस का हमारा 1 हो जाएगा। एकदम जो है इसके अपोजिट इसको पलट दिया गया है। अगर 90 तक मान आपको याद है तो आसानी से जो है 120, 135, 150 और 180 जो है याद हो जाएगा। तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग जो है इसे नोट आउट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर समय आप एक बार आपके हाथों से निकल जाएगा तो फिर दोबारा जो है यह समय आने वाला नहीं है। आप पछतावे के पछताते हमेशा रह जाएंगे। तो पछताना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे भी हमको प्राप्ति मिले हमें प्राप्त कर लेना है, ताकि जो है हम अच्छे से रिजल्ट हमारा आए और हमें सरकारी कॉलेज जो मिल जाए और आसानी से जो है हम एक अच्छा होनहार जो है डॉक्टर बन सके। ठीक है, अब दूसरे चैप्टर पे जो हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा आपके लिए क्या, तो आप लोग याद रखिएगा, दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना था लघु गणन। क्या पढ़ना था? लघु गणक।
ठीक है, ये भी चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। इसके जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा, एज फॉर एग्जांपल भी बताऊंगा। तो इसका जो है एक छोटा सा डेफिनेशन जो है आप अगर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखना है तो याद रखेंगे कि यदि ए, कुछ भी मान लीजिए, ए कोई धनात्मक है संख्या, कोई धनात्मक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इस प्रकार होगी ए के पावर m बराबर हमारा क्या हो, x। यानी कि m और x जो है हमारा क्या है, लघु गणक है, लघु गणक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे, ये लघु गणक तो हुआ, इसके मेन फैक्ट होते हैं हमारा लॉग आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो लॉग a के पावर m, सॉरी a के पावर x इक्वल m होता है, ठीक है। a के पावर जो है x इक्वल हमारा होता है यहाँ पे m। यह फॉर्मूला है छोटा सा, इस फॉर्मूले को जो है आपको नोट आउट करना है कि log a के पावर x इक्वल क्या होता है, हमारा m होता है। यानी कि एज फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात किया जाए, जैसे में क्वेश्चन को बनाया जाए, तो यानी कि 10 के पावर अगर हमारा 2 दिया गया हो तो हम कैसे करेंगे, 10 के पावर अगर 2 दिया हो तो क्या करेंगे कि 10 गुणे का 10, यही होता है ना फैक्ट हमारा, 10 गुणे 10 यानी 10 दहा कितना होता है हमारा 100। अगर इस फॉर्मूले को इस पे हम पुट करें तो फॉर्मूले जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग हमारा होगा लॉग ए के पावर जो है x इक्वल हमारा होगा m। यानी कि आप जो है इसे लिखेंगे लॉग ए का वैल्यू कितना दिया गया है हमारा यहाँ पे 10, यानी कि 10 कितना दिया गया है 10 का स्क्वायर जो हमने x की वैल्यू जो है हमारा कितनी दी गई है, x की वैल्यू कितनी दी गई है स्क्वायर में, तो इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा का कितना हो जाएगा 100। तो यानी कि लॉग जो है हमारा कितना हो जाएगा 100, लॉग कितना हो जाएगा 100 इक्वल हमारा जो है पावर m यानी कि 2 हमारा फैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो है आप इसे बनाइएगा तो बिल्कुल ही सिंपल जो है आप आसानी से जो है इसे बना सकते हैं। तो लघु गणक की जो है हमने अभी बात कर ली। उसके बाद जो है हम तीसरे चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो तीसरे चैप्टर में जो है हमें पढ़ना है क्या, तो तीसरा चैप्टर जो है हमें रीड कर लेनी है। तीसरा चैप्टर जो है चले हम आगे की ओर बढ़ाते हैं फिर। तो तीसरे चैप्टर जो है हमें पढ़ना है बीजगणित। तो बीजगणित जो है आप ऑलरेडी जानते होंगे या नहीं जानते हैं, बीजगणित, ठीक है। अब बीजगणित के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इस बीजगणित में जो है हमें सेट्स के बारे में पढ़ना है। तो सेट्स आप ऑलरेडी जानते होंगे, सेट्स आपको अभी बताया था मैंने कि बीजगणित में हमें क्या पढ़ना है, सेट्स पढ़ना है। यानी सेट्स होता क्या है, वस्तुओं का समूह होता है, ठीक है। वस्तुओं का क्या होता है, यह समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। यानी आपको याद रखना है कि वस्तुओं के समूह या संग्रह लिख लीजिए, संग्रह को जो हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे, ठीक है। संग्रह को सेट्स कहेंगे, यानी संग्रह ही, सेट्स को हम हिंदी में बोलते हैं संग्रह, ठीक है। हाँ, वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। यानी वस्तु की इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो अब इसके जो है बहुत सारे फैक्ट आएंगे आपके सामने देखने को मिले कि समूचे कितने प्रकार के होते हैं, सम होता है, विषम होता है, क्या क्या, वो चीज जो है हमें इसमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों को हम बातें यहाँ पे बता देंगे कि वस्तुओं को जो है हम कैसे गिनते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्या के बारे में जानना होता है कि प्राकृतिक संख्या हम क्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या मैं आपको तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि नहीं बताऊंगा क्योंकि आप छोटे बच्चे हो नहीं। तो प्राकृतिक संख्या होता है गिनती के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जो है इसे हम n से निरूपित करते हैं। तो n जो है हमारा सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर जो है इन्फिनिटिव तक जो है हम काउंट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो है इन्फिनिटिव संख्या हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ये प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है।
उसके बाद इसमें हमें एक और चीज पढ़ना होता है, वह होता है हमारा क्या, पूर्णांक। अब पूर्ण संख्या के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्या आप जानते हो कि जीरो अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या में शून्य को अगर हम शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। लेकिन यहाँ पूर्णांक की बात किया जाए तो पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्णांक में जो है पूर्ण संख्या हमारा शून्य होता है, तो दाहिना साइड अगर हम चलेंगे तो ये धनात्मक होता है, और बाएं साइड अगर हम चलेंगे तो ऋणात्मक होता है। आपने ऑलरेडी बचपन से ये चीज जाना होगा कि कोई भी दाहिना साइड हमारा चीज होता है, कोई भी वस्तु हमारी हो तो वो प्लस में जाती है, और कोई भी बाएं साइड हमारी संख्या हो वो माइनस में जाती है। तो पूर्णांक में हमारा मेन फंडा होता है क्या, पूर्णांक संख्या से। मेन फंडा किससे होता है, हमारा पूर्ण संख्या से होता है। अगर पूर्ण संख्या हमारा सही है जीरो, तो हम आगे जो है, तो पूर्ण संख्या जो हम बात कर रहे थे आपसे कि इसमें जो है हम शून्य को क्या करते हैं, सम्मिलित कर देते हैं। पूर्णांक संख्या में क्या करते हैं हम, पूर्ण संख्या हमारा जीरो होता है, दाहिना साइड हमेशा धनात्मक होता है, बाएं साइड हमेशा ऋणात्मक होता है। जीरो हम रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, चार रख सकते हैं। ये जो है हमारा पॉजिटिव साइड है, ये हमारा नेगेटिव साइड होगा, तो माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, और माइनस का क्या हो जाएगा, हमारा चार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम पूर्णांक संख्या जो है साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम आगे इसमें सेट्स के कुछ एज फॉर एग्जांपल जो है आप लोग को मैं बताना चाहता हूं। तो एज फॉर एग्जांपल के लिए तौर पे जो है आप लोग जैसे मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को जो है हमें काउंट करना हो, जैसे कोई भी वस्तु हमारे सामने दिया गया हो उसे हमें काउंट करना हो और बोलना है कि हाँ इसे जो है प्रूफ करके आप दिखाएं। तो कैसे जो है हम इसे प्रूफ कर लेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका से जो है हम कैसे इसे सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या अगर दी गई है, एज फॉर एग्जाम्पल के लीजिए हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद लिखा हो हमारा, HABAD, इलाहाबाद लिखा हो। ठीक है, इलाहाबाद के जो है शब्दों की कुल संख्या कितनी दी गई है, तो इलाहाबाद की कुल शब्दों की संख्या, तो कुल शब्दों की संख्या यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल संख्या जो है हमारा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। ठीक है, अब इन्हें जिसमें जो है 9 दिया गया है, जिसमें जो है हमें, जिसमें 2L, कितने 2L और यहाँ पे 4A है, तो इसे जो है सेट्स आप बनाएं। तो इसे जो है सेट्स आप कैसे जो है क्लियर कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसीलिए लिखेंगे कि अभिष्ट संख्या टोटल हमारा कितना है, अभिष्ट संख्या कितना दिया गया है। तो अभिष्ट संख्या आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल अभिष्ट संख्या के जो है हमारे सामने कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है। टोटल अभिष्ट संख्या कितना है हमारे सामने, 9 है। और टोटल जब अभिष्ट संख्या हमारा 9 दिया गया है, तो इसे जो है हम आसानी से जो है सिद्ध कर सकते हैं कि 9 तो हमारा दिया गया है, लेकिन जो है इसे में 2L और 4A की आवश्यकता हमारी है। तो 4A अपॉन में हम क्या करेंगे कि आपके सामने दिया, अरे यार, तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं कि अब जो है 2 हमारे सामने आया, तो 2 जो है हम आसानी से लिख सकते हैं कि 2, और यहाँ पे L है, L लिख सकते हैं इंटू 4 और A लिख सकते हैं। ऐसे जो है हम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं होगी। अब इसके बाद जो है टोटल संख्या की जहां हम बात करेंगे, तो टोटल संख्या हमारे सामने कितना है, तो 9 है। इससे छोटी संख्या कितनी है हमारी, 8 है। उसके बाद कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारे साथ A की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, और 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5वीं संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये आसानी से जो है हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 7 5 3 5 में अगर हम गुणा करते हैं तो 7560 हमारा आएगा। तो इस हिसाब से जो है हम सेट्स का को जो है निर्माण कर सकते हैं। तो सेट्स जो है हमने आसानी से कर लिया। उसके बाद जो है आता है हमारा इसी में जो है हमें पढ़ना है क्या, तो इसमें हमें पढ़ना है एक छोटा सा द्विघात समीकरण, जो कि बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट होता है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, इस चीज को जो है हम थोड़ा सा चर्चा आपसे करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के बारे में जो है हम जानेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण की एक छोटा सा आप फॉर्मूला जो है याद रखेंगे कि इसी फॉर्मेट में द्विघात समीकरण होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल का क्या होता है हमारा 0। इसी फॉर्मेट में जो है हमारा द्विघात समीकरण होता है। अगर इस फॉर्मेट में हमारा समीकरण न हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। द्विघात समीकरण के जो है
बहुत सारे प्रकार होते हैं कि एक घाती समीकरण होता है, द्विघाती समीकरण होता है, त्रिघाती समीकरण होता है, चतुर्घाती समीकरण होता है। तो समीकरण को पहचान करने के लिए होता है, क्लास 10th में है कि उसे हम पहचान कैसे करेंगे। लेकिन इसमें जो है हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे श्रीधराचार्य का सूत्र होता है एक, आप लोग जो है पढ़े होंगे कि श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है। श्रीधराचार्य, हाँ श्रीधराचार्य का सूत्र जो है क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि x बराबर होता है हमारा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का हमारा होता है 2a। तो यह फॉर्मूला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे जो है आपको याद रखना है। और इसी में जो है दो फॉर्मूले और आते हैं अल्फा एवं बीटा के। तो अल्फा और बीटा के फॉर्मूले होते हैं, तो अल्फा बराबर क्या होता है माइनस का बी प्लस होता है सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट होता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का क्या होता है 2a होता है। अगर बीटा की यहाँ बात किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे सामने माइनस का b और यहाँ होगा माइनस अंडर रूट का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन का होता है हमारा 2a। तो यह अल्फा का हमारा फॉर्मूला हो गया, यह हमारा बीटा का फॉर्मूला हो गया, यह हमारा जो है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हो गया। तो इस हिसाब से जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसी पे आप लोग को पढ़ना होता है क्या, तो इसी में आपको पढ़ना होता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसे जो है हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं b अपॉन का a, यानी कि माइनस b अपॉन का a। और इसी में इसके गुणनफल की अगर बात किया जाए, फॉर्मूला की बात किया जाए, सॉरी गुणनफल का योग बराबर होता है c अपॉन a, सॉरी गुणनफलों का गुणनफल होता है हमारा c अपॉन का a, यानी कि इसकी बात किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन का a। अब इसकी योग की बात किया जाए तो शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना होता है, तो शून्यकों का योग होता है हमारा माइनस बी अपॉन का ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन का ए। तो यह जो है दो फॉर्मूले यहाँ पे मिल गए आपको और दो फॉर्मूले जो है यहाँ पे तीन फॉर्मूले मिल गए। इन सभी फॉर्मूले को जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर बात लंबा किया जाए, अगर लंबा वीडियो किया जाए तो लंबा भी वीडियो बन सकता है, लेकिन जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाला नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को जो है मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस का जैसे मान लीजिए बी स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि a प्लस बी का अगर हम स्क्वायर कर दे तो आसानी से -2ab जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यह सभी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिसे जो है आपको जो है याद रखने हैं, ठीक है। चलेंगे अब थोड़ा सा हम जो है अब आगे चलते हैं, आगे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आगे चैप्टर जो है हमें रीड करना है इसमें समांतर श्रेणी। अब देखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो समांतर श्रेणी के बारे में जो है थोड़ा सा हम रीड करेंगे आपके सामने। समांतर श्रेणी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिससे जो है हम tn से सूचित करते हैं, और यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है कि a प्लस n माइनस 1 अपॉन डी इंटू डी मान लीजिए। तो n पदों की संख्या होती है हमारी, ये वस्तु की संख्या हो जाएगी या अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है। और इसी हिसाब से जो है हमें क्या करना है, सभी फॉर्मूले को पुट आउट करना है और इसी फॉर्मूले पे जो है हमें हर क्वेश्चन को जो है बना लेना है। अब इसी में आता है इन पदों का योग बराबर कितना होता है, कि इन पदों का योग, इन पदों का योग जो है कितना होता है हमारा, तो इन पदों का योग जो है आपको याद रखना है कि इन बटा 2 होता है, बड़ा कोष्ठ में होगा 2a प्लस छोटा कोष्ठ n माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी, और यहाँ पे बड़ा कोष्ठ बंद कर दीजिए इसको, ये भी होता है। अगर कहीं कहीं फॉर्मूला ये भी हम यूज करते हैं कि n अपॉन का 2 और a प्लस का l, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो दोनों फॉर्मूले जो है आप जो है याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जैसे कि इनवा पद हमें निकालना हो, सिर्फ इनवा पद जो है हमें निकालना हो, देता है कि इनवा पद जो है निकाले, तो इनवा पद दिया हो तो tn तो हम जानते ही हैं इक्वल क्या हो जाएगा कि एस एन माइनस का क्या हो जाएगा एस माइनस का 1,
या एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है छोटा सा फॉर्मूला जो है और हमें जो है जानना जरूरी है। ठीक है, और हमें जानना जरूरी है कि दो संख्या ए और बी दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि दो संख्या ए और बी का समांतर माध्य कितना होता है। समांतर माध्य जो है कितना हो जाएगा, तो इसे जो है याद रखिएगा कि ए प्लस बी अपॉन कितना 2। देखेंगे जितना क्वेश्चन आगे लेवल बढ़ेगा उतना इजी होता चला जाएगा। तो इसलिए जो है एक थोड़े से जो है इम्पोर्टेंट है सब सभी सूत्र हैं। तो बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो है अब एक कुछ और फॉर्मूले को जो है यहाँ पे रीड करेंगे। जैसे के लिए एक फॉर्मूला और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि टी एन बराबर हो जाएगा कि ए की पावर 1 माइनस का 1। ये भी फॉर्मूले जो है आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा देता है, तो यह चीज जो है थोड़ा सा याद रखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अगर ये द्विघात समीकरण से ये आप लोगों के लिए जो है इतना ही फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा जो है घबराने वाली बातें नहीं है। ठीक है, हाँ तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। तो आगे जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे, हम लोग अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे हमारा हो जाएगा आगे वक्रों का क्षेत्रफल। यही बोला गया था आप लोग को। क्षेत्रफल, इसे जो है हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये होता क्या है। तो एक मान लीजिए सपोज कि आपके सामने एक कोई ट्रेंगल दे दिया जाएगा और उस ट्रेंगल पे संख्या को बैठा दी जाएगी और संख्या आपसे पूछा है कि कितनी संख्या जो है इस पे जो है। तो आप इसके फॉर्मूले याद रखेंगे तो आसानी से जो है कर पाएंगे फॉर्मूले। और इसके साथ में डिफिनेशन जो है आप याद रखिएगा कि किसी जो है सतत वक्र द्वारा दी गई सीमाओं के अंतर्गत घेरे गए क्षेत्र को उस वक्र का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसे जो है आप याद रखेंगे। इसमें कुछ ज्यादा फॉर्मूले और वॉर्मूले तो नहीं दिए गए हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। आप फिगर देख के जो है इसे आप आसानी से जो है व्यक्त कर सकते हैं, आसानी से जो है आप इसे बता सकते हैं। इसमें जो है आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल सकती है। अगर क्लास कंटिन्यू चलेगी तो आप उसमें जो है आप आसानी से देखकर पढ़ सकते हैं कि कैसे जो है इसके सभी फैक्ट जो है दिए गए हैं। और एक ही करके जो है आप लोगों को तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि सभी चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही आप लोग के लिए जो है यहाँ पे आगे चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा होगा क्षेत्रमिति से। अगला चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्षेत्रमिति से। और यह क्षेत्रमिति जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, क्योंकि क्षेत्रमिति में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको यहाँ जिक्र कर दूं कि आपको यहाँ घन पढ़ना है, घना पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है। ठीक है, बेलन शंकु गोला घन घनाभ इसी में सब कुछ आ जाएगा। जितने भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इतना अगर हम जान लेंगे तो आसानी से जो है हम सब काम कर सकते हैं। तो अब हम एक ही करके जानेंगे कि घन होता क्या है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है। और इसके सभी जो है हम लोग इम्पोर्टेंट जो है सूत्र देखेंगे। जैसे जितने भी सूत्र होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे और एज फॉर एग्जाम्पल पे एक ही क्वेश्चन को जो है हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, घनाभ के बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि घनाभ में जो है कितने जो है कोने होते हैं।
कितनी विमाएं होती है और कितने जो है इसके आयतन होते हैं। तो यह सभी जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक एक पॉइंट को है नोट करना है आपको। तो सबसे पहले जो है याद रखिएगा कि घनाभ में कोनों की संख्या, कोनों की संख्या, इसके टोटल कोण जो है कितने होते हैं, तो टोटल कोण जो होते हैं आपके 8, याद रखिएगा। और इसके टोटल जो है बीमाएं कितनी होती हैं, तो इसकी बीमाएं जो है आपको याद रखना है कि इसकी बीमाएं जो है कितनी होती है, तो बीमाएं आपकी हो जाएंगी यहाँ पे 12, ठीक है। और यह जो है इसके आयताकार पृष्ठ जो है बीमाएं कितने हो जाएंगे 6 जो है इसके आयत हो जाएंगे, ठीक है। आयत कितने हो जाएंगे यहाँ पे इसके टोटल हमारे हो जाएंगे 6। तो इस चीज को जो है याद रखेंगे कि कोनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। इसमें 8 कोने हो जाएंगे, 12 बीमाएं हो जाएंगी, 6 आयताकार पृष्ठ हो जाएंगे इसके। तो यह जैसे आपने माचिस देखा होगा, माचिस को आपने देखा है, तो माचिस आपने देखा हो तो माचिस बिल्कुल जो है कैसे होता है, घनाभ के आकार का होता है। आपने ईंट देखा है, ईंट को आपने देखा होगा कैसे होता है, तो घन टाइप के से घना टाइप का होगा। कमरा भी जो है हमारा वैसे ही होता है। तो सिंपल जो है आप यूं हिसाब से अगर आप फिगर को जो है क्रिएट कर लेते हैं तो आसानी से जो है आप घनाभ बना सकते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, इसको घनाभ बोलेंगे। तो घनाभ में जो है याद रखेंगे कि 8 कोने होते हैं, 12 बीमाएं होते हैं और आयत जिसके कितने होते हैं 6 पृष्ठों से घिरा हुआ यह होता है। अब इसके फॉर्मूले के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसके फॉर्मूले जो है हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ध्यान देंगे कि घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला, घनाभ का विकर्ण, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला जो है हम लोग याद रखेंगे। तो घनाभ का फॉर्मूला होता है विकर्ण का कि अंडर रूट एल स्क्वायर, इन लंब का स्क्वायर, जोड़ बी चौड़ाई और एच हमारा हो जाएगा ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अंदर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर विश्वास थी ना हो, याद कर लीजिएगा। एल फोर होता है हमारा लंबाई, लंब, ठीक है। बी फोर होता है हमारा चौड़ाई, लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई लिख लेते हैं बी, और एच हमारा हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब आगे फॉर्मूले को जो है हम याद रखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 इंटू 2 ब्रैकेट में ले लीजिए एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि लंबाई चौड़ाई जोड़ चौड़ाई ऊंचाई जोड़ लंबाई जोड़ ऊंचाई। यह हमारा इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उसके बाद आता है हमारा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक। तो घनाभ का आयतन क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल बी एच। उसके बाद आता है कि कमरे का 4 दीवारी का क्षेत्रफल, कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी गुने में होता है हमारा एच, ठीक है। अब एक फॉर्मूला इतना ही रहने देते हैं। इस फॉर्मूले को जो है इतना ही याद रखिएगा कि घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और कमरे का 4 दीवारियों का क्षेत्रफल। अब जो है हम देखेंगे घन के बारे में देखेंगे। तो घन हमारा वही होता है, घन हमारा वही सेम हो जाएगा, ठीक है। घन हमारा सेम हो जाएगा। इसमें जो है इसकी कोनों की संख्या जो है कितनी होती है, तो कोनों की संख्या, घनाभ की कोनों की संख्या कितनी होगी, तो घनाभ की कोनों की संख्या इसमें होती है कितनी 8। घनाभ में कितने होते हैं, तो 8, ठीक है। इसकी बीमाएं कितनी होती हैं, बीमाएं कितनी होगी, तो बीमाएं आप लोग को याद होगा घनाभ में कितने होते हैं 12, तो घन में भी होते हैं कितने 12। और इसके कितने आयत यानी कि पृष्ठ कितने होते हैं, इसके पृष्ठ या आयत बोलिए, पृष्ठ या आयत इसके कितने होते हैं,
तो घनाभ में हम कितने बताए थे आपको 6, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे हमारे 6, बस अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो है यह जो है इसकी जो है कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को जो हम नोट करेंगे। इसके फॉर्मूले जैसे होंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण जो है हमारा क्या होता है कि √3 गुने का भुजा। ठीक है, वैसे आप लोग देखा होगा कि √3 ये होता है, भुजा को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, तो √3 AB जो है आप नोट कर सकते हैं। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6E का स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि 6 भुजा का क्या होता है हमारा स्क्वायर, वैसे आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें फॉर्मूला एक आता है घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे A³ यानी कि भुजा का क्यूब, यह घन का आयतन हो गया। तो इसके 3 फॉर्मूले बहुत ही हैं इंपॉर्टेंट कि घन का विकर्ण होता है क्या, √3 भुजा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा का स्क्वायर, और घन का आयतन भुजा का क्यूब। ये 3 फॉर्मूले जो है आपको क्या करना है, हमेशा के लिए याद रखना है। ओके, अब आते हैं हम इसमें बेलन शंकु गोला से। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बेलन की बात करेंगे हम। सबसे पहले बेलन, बेलन आपने तो देखा होगा, बेलन आपने बिल्कुल ही देखा होगा, आपके अपने घर में देखा होगा। बेलन यूं होता है ना ऐसे। अब आप एज फॉर एग्जाम्पल अपने मन में कल्पना करिए कि आखिर बेलन होता कैसे है। आप अपने घर में देखे होंगे बेलन, जिससे रोटी हम बनाते हैं, वैसे ही होता है हमारा क्या, बेलन। ठीक है, जिससे लंबाई चौड़ाई हम अनुदिश दिशा में जो है आसानी से जो है इसे क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं ना, वही हमारा होता है क्या, बेलन। अब बेलन का फॉर्मूला जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, बेलन के फॉर्मूले को जो है हम ध्यान देंगे। तो बेलन का सबसे पहले आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या कि 2πRh, 2πRh। अब यहाँ पाई की बात आ गई, तो पाई का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 22/7, और पाई को दशमलव में देखना हो तो कितना होता है 3.14। इसे जो है याद रखिएगा। ठीक, कि पाई का मान होता है 22/7 और पाई का भी मान होता है 3.14। ठीक है, याद रखिएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 2πRh हमारा होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पे 2π रख सकते हैं, 2πR, 2πR ब्रैकेट में R+H। ठीक है, यह जो है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है कि 2πR R+H। ठीक है, इस फॉर्मूले को जो है आपको याद रखना है। और तीसरा हमारा इसमें आ जाएगा बेलन का आयतन। तो ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है कि πR² का h। तो बेलन से यह 3 फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आप तीनों फॉर्मूले को जो है बिल्कुल याद रखेंगे। अब बेलन के बाद हमारा आता है क्या, शंकु। शंकु आपने देखा है, आइसक्रीम आप खाए हैं। अगर आइसक्रीम आप खाए होंगे, अगर आइसक्रीम में कोन खाए होंगे, तो कोन बिल्कुल हमारा कैसा होता है, शंकु के आकार का होता है। ठीक है, तो यह हमारा बन जाएगा क्या, शंकु। ठीक है, तो यह हमारा होता है क्या, एक शंकु।
अब शंकु में जो है हम छोटी छोटी बातों को जो है हम ध्यान देते हैं कि इसमें जो है आर हमने लिखा, तो आर को जो है हम त्रिज्या से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, आर को जो हम त्रिज्या से सूचित करते हैं। एच को जो है हम ऊंचाई से सूचित करते हैं, एच से क्या होता है हमारा ऊंचाई होता है, ठीक है। और एल इसमें एक आता है एल, तो वो होता है हमारा त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई, ठीक है। ये तीन बातों को याद रखेंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें त्रिज्या की भी आवश्यकता पड़ती है, ऊंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है और त्रियक ऊंचाई की भी जो है आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए सपोज मानिए कि बेलन है और इसकी त्रियक ऊंचाई हमें ज्ञात करना हो, तो त्रियक ऊंचाई की फॉर्मूला को जो हमें पुट आउट करना होता है। त्रियक ऊंचाई जो निकालते हैं, निकालने के बाद जो है हम उसे एक्चुअल ऊंचाई का पता लगा पाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे सबसे पहले एक छोटे से फॉर्मूले के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब इसकी बात किया जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पाई आर और आर प्लस का क्या होगा हमारा एल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम हो जाएगा यही, पाई आर आर प्लस का एल, इसे जो है आप याद रखिएगा। अब जो हम शंकु का आयतन निकालेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है हमारा, तो याद रखेंगे कि E/3 पाई आर स्क्वायर का एच, ये हमारा शंकु का आयतन हो गया। और इसी में शंकु के आयतन में आता है खोखले गोले का, खोखले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। खोखले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो खोखले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमारा होता है कि 1/3 पाई और एच, ब्रैकेट में लेंगे बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, यानी कि एक बड़ा त्रिज्या दिया होगा, एक छोटा त्रिज्या ऑलरेडी दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो हमें बड़ा त्रिज्या और छोटे त्रिज्या जो है निकालनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी कोई ना कोई त्रिज्या जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो है एक और इसके फॉर्मूले होते हैं, मैं यहीं पे उसको भी नोट कर देता हूं, उसको साइड लेकर नहीं जाऊंगा। तिरछी ऊंचाई, शंकु के तिरछी शंकु के जो है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई मतलब यानी कि एल, एल जिसे हम बोलेंगे एल, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कि √r का स्क्वायर जोड़ का एच का स्क्वायर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई या बोलिए तिरछक ऊंचाई बोलिए, बात एक ही है, तो इसे याद रखिएगा आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो आप लोग को मैंने जो है शंकु के बारे में बता दिया कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, खोखले गोले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और तिर्यक ऊंचाई का ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। अब जो है हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, तो तीसरा पॉइंट हमारा होगा गोला, बेलन, शंकु और गोला। तो गोला तो आप देखे ही होंगे, बॉल आपने देखा होगा, बॉल आप देखे होंगे, तो यह गोल जो भी आपकी वस्तु दिखे वह हमारी होती है क्या, गोला, ठीक है। अब इसी गोले को दो भागों में काट दिया जाए, इस गोले को दो भागों में यूं ऐसे काट दिया जाए, तो यह गोला हमारा क्या बनेगा बताइए, यह गोला जो है हमारा क्या बन जाएगा, अगर दो भागों में इसे काट दिया जाए, एक भाग काट दिया जाए ऊपर से ऐसे जब आपको दिखाई दे, तो इसे हम बोलते हैं अर्धगोला, इसे क्या बोलेंगे हम, अर्धगोला, और इसे हम क्या बोलेंगे, गोला। जो गोल आपको दिखाई दे, लड्डू दिखाई दे, हाँ, तो उसे हम बोलते हैं गोला, और बीच से जो है कोई भी भाग अगर कट जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या, अर्धगोला।
तो यहाँ जो है गोले की बात करेंगे, तो गोले की बात करें तो मेरे मन में एक फॉर्मूला आ रहा है कि गोले का जो है हम पहले आयतन की बात कर ले। तो गोला के पहले हम आयतन की बात कर लेते हैं। गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है कि 4/3 पाई आर का क्यूब। यह हमारा गोला का आयतन हो गया। गोला का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब। अब जो है संपूर्ण इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो है हम अब जो है फॉर्मूले को जो है नोट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब जो है खोखले गोले का जो है हम लोग कुछ फॉर्मूले को याद रखेंगे कि खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई बड़ा त्रिज्या के क्यूब माइनस छोटे त्रिज्या का क्यूब। खोखले गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, याद रखिएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। अब खोखले गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है कि 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ तक देखें खोखले गोले वाला। अब जो है हम आएंगे अर्धगोले के कुछ फॉर्मूले पे, अर्धगोले के कुछ फॉर्मूले को जो है नोट करेंगे। अब हम जो है ध्यान देते हैं अर्धगोले पे, अर्धगोले पे जो है फॉर्मूले को जो है हम थोड़ा सा नोट करेंगे। यह आपके पास यूं अर्धगोला बन गया, मान लीजिए सपोज यह हमारा क्या बना, एक चांद सा अर्धगोला बन गया। अब इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को जो है हम याद रखेंगे, जैसे के लिए आप याद रखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है हमारा, तो 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब देखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है कि 3 पाई आर का स्क्वायर। तो इतना फॉर्मूला जो है आप लोग थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बस इतना ही फॉर्मूले जो है आपके बेलन, शंकु और गोला, बेलन, शंकु और गोला से इंपॉर्टेंट यही इतने ही फॉर्मूले हैं। इसे जो है आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो है कितने मार्क्स के होंगे, तो आप याद रखिएगा 75 मार्क्स। पूरे एक साल बच्चा पढ़ता है तो 100 अंक का जो है मैथ का पेपर देता है, लेकिन आप लोग को 3 मंथ में जो है पढ़ के और 75 अंक अर्जित करनी है। सोचो कितनी बड़ी बातें हैं। तो अगर आप फॉर्मूले को जो है याद नहीं रखिएगा
तो संभवतः जो है आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है मैं आप लोगों को टोटल फॉर्मूले जो है नोट करा दिया, और टोटल फॉर्मूले को जो है आपको क्या करना है, बिल्कुल जो है याद करना है, माइंड में बिल्कुल ही सेट करके रखना है, ताकि जो है आप आसानी से इसमें जो है एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे आगे की स्लाइड की ओर। अब हम लोग जो है निर्देशांक के कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जो है जानेंगे। निर्देशांक होता क्या है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि निर्देशांक एक दिशा सूचक होता है। ठीक है, और ये दिशा सूचक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और इस रेखा को जो है मान लीजिए कि अगर हम x रखते हैं नाम, तो इसका जो है x डैश रखते हैं, इसका y डैश रखेंगे तो इसका नाम जो है y रखेंगे। और सीधी जो आप रेखा देख रहे हैं, सीधी सी रेखा दिख रहे हैं, इस रेखा का नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और x की लाइन को जो हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इस चीज को जो है आप याद रखेंगे, मूल बिंदु बीच में हमारा जीरो होता है। और इस फॉर्मेट में अगर हम चर्चा करें आप लोगों से, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यह जो चार लाइनें हैं, इसमें दाहिने पक्ष जो है हमेशा प्लस में होता है, और इस साइड हमारा होता है प्लस और माइनस। इधर होता है माइनस और माइनस, और इस साइड होता है माइनस और प्लस। यह जो है रूल जो है आपको याद रखना चाहिए कि दाहिना साइड हमेशा जो है प्लस में होता है, उसके बाद प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस होता है। ये चीज होने के बाद जो है हम आसानी से कोई भी निर्देशांक जो है निकाल सकते हैं। जैसे के लिए आपको मैं बता दूं कि इसे निकालना बहुत ही सरल है, बस आपको कुछ फॉर्मूले जो है याद रखने होंगे। जैसे के लिए जो है मान ली कि दो बिंदुओं का जो है हमें निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो इसका एक फॉर्मूला आता है दो बिंदुओं का निर्देशांक निकालने का। जैसे दो बिंदुओं का निर्देशांक, दो बिंदुओं का निर्देशांक, दो बिंदुओं का निर्देशांक अगर निकालना हो तो आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बिंदु अगर मानते हैं कि P है, x1 है मेरे पास और y1 है। अगर कोई बिंदु हमारा Q है, तो उसे हम जो है x2 और y2 की संज्ञा दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। अब इन दोनों के बीच की जो है दूरी क्या होती है, यानी कि दूरी सूत्र का जो है हम प्रयोग करेंगे। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो है आप याद रखेंगे कि d बराबर अंडर रूट x2 माइनस का x1 का क्या होता है कि स्क्वायर होता है, और प्लस में होता है कि y2 माइनस y2 सॉरी y2 1 से भी निकाल सकते हैं। चलो इसको सही रखेंगे, y1 और y2 से भी इसे हम निकाल सकते हैं, y2 का स्क्वायर। या ऐसे आप भी निकाल सकते हैं कि अंडर रूट x2 माइनस का y2 और x1 माइनस का y1। ऐसे भी जो हम फॉर्मूला लगा के जो है निकाल सकते हैं। यह जो है हमारा क्या है, दूरी सूत्र पे आधारित है। उसके बाद आता है हमारा इसी में विभाजन सूत्र। क्या आता है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र भी आता है इसमें। तो विभाजन सूत्र के लिए जो है हम यहाँ पे अनुपात में गणना करते हैं, यानी कि विभाजन सूत्र हमारा अनुपात पे ही डिपेंड करता है। अनुपात अब मान लीजिए किसी भी वस्तु का अनुपात है, और मान लीजिए एम अनुपात ए। अगर कोई वस्तु दिया गया है, जैसे मान लीजिए उसमें हम बताएं कि एक्स पी कोई वस्तु है जिसकी दूरी x2 से xy रख लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी वस्तु की दूरी जो है हमारा कितना है, x है कॉमा y है। तो बीच की दूरी जो है हमारा ए और बी की दूरी जो हमें याद करना हो, तो ए की दूरी जो मान लीजिए कि x1 y1 होगा, बी की दूरी जो है हमारा हो जाएगा कि x2 माइनस y2। इस हिसाब से दूरी होगा। तो विभाजन सूत्र में होता है जैसे कि p x कोमा का y। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि m x2 प्लस n x1 बट्टा में हम रख सकते हैं m1 m और n। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है कॉमा देंगे तो m रखेंगे y2 माइनस का n y1, अपॉन में क्या होगा m प्लस का n। यह जो है हम ये विभाजन सूत्र का जो है ये फॉर्मूला डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु का जो है हम निकाल रहे हैं। अगर
ये जो है विभाजन सूत्र में है, ये अंत विभाजन है, इसका नाम क्या बोलते हैं, अंत विभाजन सूत्र। अंत विभाजन सूत्र है। एक होता है ब्राहा विभाजन सूत्र, ब्राहा विभाजन। तो ब्राहा विभाजन सूत्र में क्या होता है कि m सेम रहेगा हमारा, x2 सेम रहेगा, बट इसमें माइनस हो जाएगा n x1, और यहां भी m माइनस का n ही होगा। उसी प्रकार m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस का n यहाँ प्लस है। ठीक है, ये हमारा जो हो जाएगा ब्राहा विभाजन सूत्र पे हो जाएगा। तो इस प्रकार ब्राहा विभाजन सूत्र आंतरिक विभाजन सूत्र पे जो है हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो दो अगर फॉर्मूले आप लोगों को याद हुए ना, तो आप आसानी से जो है निर्देशांक जो है निकाल सकते हैं। अब निर्देशांक निकालने के बाद जो है हम एक छोटा सा और एक वृत्त त्वरित तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, इसलिए वृत्त त्वरित के बारे में जो है आप लोगों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट जो है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिया। ठीक है, अब हमारा आता है कि सांख्यिकी से। तो सांख्यिकी के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। सांख्यिकी के जैसे कि इसमें हमें सांख्यिकी में पढ़ना होता है क्या कि माध्य पढ़ना होता है, माध्यिका पढ़ना होता है और इसमें जो है हमारा बहुलक पढ़ा जाता है। तो माध्य, माध्यिका और तीसरा हमारा होता है बहुलक। ठीक है, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ने से पहले जो है हम थोड़ा सा वर्ग चिन्ह के बारे में जान लेंगे कि वर्ग चिन्ह एक होता क्या है। तो होता है वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस में होता है निचली सीमा। वर्ग ऊपरी सीमा, जोड़ में होता है क्या निम्न सीमा, और बट्टा में होता है हमारा क्या। तो ये वर्ग का जो है आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है आप याद रखेंगे वर्ग का। ठीक है, यही आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब जैसे कि माध्य में तो बस यही एक याद में सभी प्रेक्षणों के बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या लिख लीजिए। माध्य का भी फॉर्मूला माध्य बराबर होगा कि सभी प्रेक्षणों की का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। यह जो है हमारा क्या है माध्य का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे जो है आपको याद रखना है माध्य के लिए। ठीक है, अब जो है हम आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। अब जो है हम थोड़ा सा जो है माध्य का ही कुछ और फॉर्मूले को जो है थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि यदि कोई संख्या जो है हमारा माध्य में ऐसे दिया होता है कि x1, x2 डॉट 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 x1, n, तब आंकड़े का जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक बटा n सिग्मा 1 बटा xi। यह फॉर्मूला जो है आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अपने लिए जरूरी है। अब जो है माध्यिका के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो माध्यिका के बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं, जितना जो है हमें जानना है तो थोड़ा सा जान लेते हैं माध्यिका से। माध्यिका से जो है हम फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान दे देंगे यहाँ पे। जैसे कि n विषम संख्या में जो है हमें विषम संख्या हो अगर कोई विषम सॉरी विषम संख्या दिया हो तो माध्य हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा कि n प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अगर यही n सम संख्या में दिया गया हो, अगर सम संख्या में माध्यिका हमारा दिया गया हो तो फॉर्मूला होता है कि n बटा 2वां पद, n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस का क्या होता है n वां पद। ठीक है, और यहाँ बट्टा में हो जाएगा आपका 2। तो ये सम संख्या के लिए है माध्यिका, यह विषम संख्या के लिए है। तो सम संख्या वाला बिल्कुल ही आसान है और विषम संख्या वाला भी बिल्कुल ही आसान है। तो इस चीज को जो है आप याद रखेंगे, बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर सिर्फ माध्यिका की बात की जाए, अगर सिर्फ माध्यिका की बात की कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि n प्लस 1 बट्टा कितना 2 वापद। बस इतना जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, अब माध्यिका के जिससे फॉर्मूला और आता है, माध्यिका में और फॉर्मूला आता है आपके सामने।
माध्यिका में और फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे कि नहीं इसके मेन इंपॉर्टेंट माध्यिका हो तो एल सी से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं। एल सी से सूचित करते हैं तो एल प्लस बड़ा कॉस्ट एन बटा 2 माइनस से क्या होता है सी, बड़ा कॉस्ट दीजिए बटा में लिख लीजिए एफ, गुने में लिखिएगा एच। अब यहाँ जो है एल एन एन एफ एल का मान क्या होता है, तो एल याद रखिएगा कि एल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, एल माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक, अब हम देखेंगे एफ क्या होगा हमारा, तो एफ होगा ब्रह्मवर्ता, यानी कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब जो है एज क्या होगा, तो आप जान गए होंगे माध्यिका वर्ग की जो है क्या होता है, आकार होता है। माध्यिका वर्ग की सी क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, इसे जो है आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा। अब आखिरी टॉपिक रहेगा हमारा बहुलक का। बहुलक, अब बहुलक जो है इसके फॉर्मूले होते हैं बहुलक ये कि एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 एफ आई माइनस एफ ओ अपॉन एफ टू, यानी कि एफ वन इसे बोलेंगे, एफ जीरो बोलेंगे, एफ टू बोलेंगे, इनटू में जो है गुणे में हम एच रखते हैं। अब एल इसमें क्या होता है, निम्न सीमा ही होता है। एल क्या होता है हमारा, निम्न सीमा होता है। ठीक है, उसके बाद F1 हमारा क्या होगा, तो F1 ब्रह्मवर्ता होगा। आप याद रखिएगा बहुलक वर्ग की ब्रह्मवर्ता। ठीक है, और F0 क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक वर्ग के पहले वाली ब्रह्मवर्ता, इसे पूरा लिखना होगा। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक, अब एक आखिरी बचा F2 क्या होगा हमारा, बहुलक वर्ग के अगले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और एच तो आप देख लोगे बहुलक वर्ग की आकार, बहुलक वर्ग की आकार। ठीक है, यह जो है आपके लिए बहुलक के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो है क्लास जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। क्लास भी आप देखेंगे। आप लोग के लिए जो है मैथ की क्लास अलग होगी, साइंस की क्लास अलग होगी, एसएसटी की क्लास जो है अलग होगी, इंग्लिश की क्लास जो है अलग होगी, हिंदी की क्लास जो है आपकी अलग होगी, क्योंकि 450 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 450 अंक के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 450 क्वेश्चन अंक के होंगे। तो आप लोग के लिए जो है बेस्ट तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी, तो आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।